पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 9th क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। और उसमें भी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh जो किसके कारण आती है? मास के ऊपर ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण आती है। पोटेंशियल एनर्जी का ही एक टाइप है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो देखेंगे। देखिए, जिस प्रकार हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करते समय देखा था कि हम जब किसी मास को, एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसको ग्राउंड सरफेस से उठा के और किसी हाइट h पे, h हाइट पे लेके जाते हैं, तो यहां से यहां ले जाने में हमने इस ब्लॉक के ऊपर काम किया। वो जो हमारे द्वारा किया गया कार्य था वो इसके अंदर स्टोर होगा और इस जगह पे यहाँ पे एनर्जी होगी mgh। देखो किस किस पे बात पे डिपेंड की, एक तो इस हाइट पे, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किस पे डिपेंड थी? h हाइट पे, और किस पे? मास पे। वो एनर्जी जो हमने इसको यहां से यहां तक ले जाने में लगाई वो होगी mgh। अगर मैं इसको बोलता कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखने के बजाय यहां पे रखा था तो क्या होता? इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है mgh1 और ये हो जाता कोई हाइट h2। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी होती वो होती mgh2 माइनस mgh1। ये कोई हाइट। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो एनर्जी है वो जीरो मान ली। जो ग्राउंड सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो मान ली और उसके कंपैरिजन में बाकी जो हाइट है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन किया। इसी तरह जब मैं अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसी के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए कोई चार्ज है, ये चार्ज क्यू, इस चार्ज को यहां से उठाकर इस सरफेस, ये कोई एरिया है, यहां पे लेके आए हम। कितनी दूरी? मान लीजिए मैं इस दूरी को बोल देता हूं r। इस r दूरी पे लेके आए, कहां से? इस पॉइंट से, a पॉइंट से इस पॉइंट b तक लेके आए। यहां पे देखिए, यहां से लेके मैं इसको यहां पे लेके जाऊं, यहां पर लेके जाऊं, कोई भी पाथ चूज करूं, चाहे वो ये पाथ कौन सा है? ये शॉर्टेस्ट है, एक स्ट्रेट लाइन, और कोई भी पाथ इस तरह का हो, किसी तरह का पाथ हो, हम A पॉइंट से B पॉइंट तक एक चार्ज को लेके गए तो
हमने काम जो किया है वो काम, पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की, V की, और ये काम दूसरा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में एक्सप्लेन करें। मान लीजिए एक पत्थर है, यही ऑब्जेक्ट कितने का है, 10 केजी का। इसको मैं यहां से यहां लेके जाता हूं। पहला केस यहां से यहां लेके गया इसी 10 को, और इसी को मैं इस जगह से यहां लेके गया। कौन से में ज्यादा काम करना पड़ेगा? जाहिर है कि ये हाइट थोड़ी है, हम थोड़ी दूर जाएंगे और यहां तक ले जाने में काम थोड़ा करना पड़ेगा, जबकि यहां तक ले जाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने मास को कांस्टेंट कर लिया। यदि मैं हाइट को कांस्टेंट करता हूँ और मास को डिफरेंट करता हूँ, मतलब इस जगह से इस जगह पर ये कोई हाइट h है, मैं एक तो ये 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और एक है ये 2 केजी का। चलो ये थोड़ा मास होगा, मैं इसको बोल देता हूँ कि ये 10 केजी का है और यहाँ पे है 20 केजी का। आपको बोल दिया जाए कि 10 केजी वजन को यहाँ से यहाँ ले जाना है या 20 केजी को यहाँ से यहाँ ले जाना है, किसमें ज्यादा काम करोगे? साधारण सी बात है, किसमें? 20 केजी में। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब उतनी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ पे भी वर्क डन क्या है, ये भी तो एनर्जी ही है। और जितना ज्यादा चार्ज होगा यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे हम उसको, चार्ज ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। और जितना ज्यादा इन दोनों का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि हाइट डिफरेंस अगर ज्यादा है तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो भी ज्यादा होगी। देखिए वो ज्यादा एनर्जी आती कहां से है? इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करके, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवर, जो धरती किसी इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है उससे ज्यादा फोर्स लगाकर ही हम इसको ऊपर ले जा सकते थे, उसी तरह यहाँ पे भी इस चार्ज को इस पॉइंट तक लेके जाने में जो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ओवरकम करके ही ले जा सकते हैं, और वो पोटेंशियल डिफाइन होता है। अब देखिए हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, वी डब्ल्यू पे, और डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी क्यू, डब्ल्यू कोई कांस्टेंट, वी क्यू, और इस कांस्टेंट को मैं 1 पुट कर दूं तो हमारे पास वर्क डन आया वो V इंटू क्यू आ गया। देखिए वर्क डन किसी एक पॉइंट से किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने में हमने कुछ कार्य किया, वो वर्क डन क्या है? इन दोनों जगह की एनर्जी का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को लेके गए हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू W बाई Q। V इज इक्वल टू W बाई Q। अब देखिए अगर
चार्ज ज्यादा है तो पोटेंशियल पे क्या अंतर पड़ेगा? जो पोटेंशियल है वो चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, इन दोनों का रेशियो है। वो क्या है? वो उन दोनों जगह की एनर्जी है। यदि मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ, मतलब मैं वर्क डन कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूँ, और वो है इन दोनों जगह का बीच का पोटेंशियल एनर्जी का अंतर। अब देखो हम इसको निकाल कैसे? मैंने यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी मानी थी, ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी, तब जाके हमने इसको mgs डिफाइन किया। यहाँ पे भी कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमें 0 लेनी पड़ेगी, उसी पॉइंट के द्वारा हम इस एनर्जी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, किसी एक जगह की एनर्जी। यहाँ पे तो ये भी क्या है? इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर मैं मानता हूँ कि किसी दूरी पे, मतलब मैं बोलता हूँ इन्फिनिटी पे जो एनर्जी है वो 0 है, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक लेके आने में इस चार्ज को क्यू को, यहाँ पहले कोई चार्ज नहीं था तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं थी, मतलब जो वर्क डन किया वो सारा का सारा इस जगह पे एनर्जी को स्टोर करने में चला गया। कोई वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट नहीं हुआ, मतलब हम इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे V इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है? 0। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए A, तो V इन्फिनिटी माइनस VA इज इक्वल टू 0 माइनस जितनी एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया है वो ये आ गया V, वो इन दोनों का अंतर है VA। यहाँ पे जो फाइनल है इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे हम, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू V। फाइनल पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, और अगर इनिशियल कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, तो वो वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो अकेले क्या रह जाएगी? जो इसका पोटेंशियल है, अगर इन दोनों का है, यहाँ पे मान लीजिए B है, यहाँ पे BA है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का अंतर, और वो क्या है? वो आ गया हमारे पास V इज इक्वल टू VB माइनस VA। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। B पॉइंट का हमने वर्क डन कहां से कहां तक किया है? A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके गए, तो उन दोनों जगह का वर्क डन हो गया VB माइनस VA। अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q। मतलब किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो उसके पोटेंशियल को डिफाइन करता है। अब मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी? वर्क डन की यूनिट होगी जूल, और चार्ज की क्या होगी? चार्ज की होगी कूलम। तो इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलम, और एक और यूनिट है जो इसके साइंटिस्ट के नाम पे है, वो है वोल्ट।
अब यदि आपको बोल दिया जाए कि 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करो, तो 1 वोल्ट क्या होगा? 1 वोल्ट होगा 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम। मतलब क्या हुआ, यदि 1 कूलम चार्ज को, ये कोई चार्ज है Q जिसकी वैल्यू है 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, 1 कूलम चार्ज को हम किसी पॉइंट A से उठा के कहाँ पे लेके गए? किसी पॉइंट B पे 1 कूलम चार्ज। तो जो वर्क डन यदि 1 जूल, कितना हो? 1 जूल एनर्जी यूज, 1 जूल। चार्ज कितना था? चार्ज है 1 कूलम। तो पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू W बाई Q, और W वर्क डन की वैल्यू है 1 जूल, चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम। तो 1 वोल्ट आपका आ गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है। अब देखिए एनर्जी फ्लो कब करेगी, करंट फ्लो कब करेगा? अब तक हमने पढ़ा है कि जो I होता है वो होता है Q बाई T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है W बाई Q। देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि किसी एक पर्टिकुलर जगह की एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस वो है वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम 1 point to another point, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब मैं चाहता हूं इस ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो यहाँ किसी दूर पॉइंट से, कहाँ से? इन्फिनिटी से इस जगह तक चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन हुआ है वो इसके पोटेंशियल VA को डिफाइन करेगा। वो पोटेंशियल हो जाएगा VA। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं कि किसी एक पॉइंट B से किसी एक पॉइंट A तक चार्ज को ट्रांसफर किया गया, तो यहाँ पर VA माइनस VB हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अंतर समझे? यहाँ पे तो किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन किया गया है, जबकि यहाँ पे 2 जगह की पोटेंशियल का डिफरेंस लिया गया है।
यहाँ पे भी दो जगह का डिफरेंस है, परंतु इन्फिनिटी पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो ये सिर्फ इस जगह का रह गया। ये दोनों का अंतर है पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और एक बात, जिस तरह करंट हमने पढ़ा था कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहली बात B इज इक्वल टू W/Q, यूनिट होगी वोल्ट। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, रिड्यूस होता है कैसे, विद डिस्टेंस, रिड्यूस विद डिस्टेंस। ये V है वो 1/r टाइम होता है, मतलब यदि डिस्टेंस बढ़ेगी तो V की वैल्यू क्या है, घट जाएगी। और 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब देखिए, करंट का फ्लो पढ़ा था हमने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फॉलो करता है, फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कहाँ है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। देखिए, मैं इसको पानी के साथ कंपेयर करके बताता हूँ। कुछ समय के लिए हम चार्ज को भूल जाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी के केस पे वापस आते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ये कोई टैंक है और एक टैंक है, साथ में इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है किसी एक पाइप के साथ, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और इसमें पानी है यहाँ तक। तो जब जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वाल लगा रखी है जो वाटर फ्लो को कंट्रोल करती है। जब ये वाल बंद है तो पानी फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही मैंने इसको ऑन कर दिया तो वाटर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक करेगा? जब तक कि ये लेवल यहाँ से घट करके ये लेवल जो पानी है वो इसमें से फ्लो करता हुआ इन दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। उसी तरह क्या है, अगर मेरे पास कोई बैटरी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर है, यहाँ से ये किसी दूसरे सोर्स के पास एनर्जी दे रहा है, तो करंट कब तक फ्लो करेगा? करंट जाएगा जब तक कि इसका पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल दोनों बराबर ना हो जाए। इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होने के बाद फ्लो रुक जाएगा। अब हम करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल सर्किट के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? देखिए, अब तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वो चीजें फ्लो कहाँ करती हैं? इलेक्ट्रिक करंट जाएगा कहाँ? सर्किट में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं। सर्किट क्या होता है? ये पाथ है, पाथ वेयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता वो पाथ है। अब ये पाथ दो तरीके का हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है।
तो जहाँ पर पाथ क्लोज है, कंटिन्यूअस है, उसको हम बोलेंगे क्लोज सर्किट, और जहाँ पर कहीं पे सर्किट ब्रेक हुआ है उसको बोलेंगे ओपन सर्किट। मैं एक सिंपल वायर लेता हूँ और इस वायर को किसी बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ। बहुत ही साधारण सा सर्किट बनाया है। कोई वायर है जिसका कोई रेजिस्टेंस है R ओम। देखिए ये कोई वायर है और ये कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V। जैसे ही ये बैटरी, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्विच लगा देता हूँ, ये सिंबल है स्विच का, ये स्विच यहाँ पर ओपन है। जैसे ही इसका कनेक्शन यहाँ पे किया जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन। और करंट, हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। मतलब जो करंट है I वो फ्लो करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट। मतलब ये पोटेंशियल है हाइयर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली। और कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को अगर आगे ट्रांसफर कर देते हैं। वो एनर्जी वर्क डन करने में, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में चली जाती है, कंज्यूम हो जाती है। जो एनर्जी इस टर्मिनल पे दी गई थी, वायर के इस एंड पे दी गई थी, वो यहाँ तक पहुँच जाती है और दोबारा से यहाँ एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, वो एनर्जी दोबारा इस पॉइंट से लेता है। फिर वही प्रोसेस होता है और कंटिन्यूसली इससे एनर्जी ली जाती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है। मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट है। मतलब करंट कहाँ से कहाँ जाता है? करंट जाता है I गोज टू हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं, सर्किट। ये अब ये क्या बन गया? जब ये स्विच ओपन था तो ये सर्किट है ओपन सर्किट, और जब बैटरी के इस पोटेंशियल से यहाँ तक गया तो और ये कब जाएगा? जब ये सर्किट जुड़ा हुआ होगा। मतलब ये क्या होगा? क्लोज सर्किट। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनके सिंबल्स के बारे में देखेंगे, उन सिंबल्स को स्टडी करेंगे, कैसे सिंबल्स हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले सेल का सिंबल। सेल में क्या होता है? एक दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है, एक बड़ी और एक छोटी। ये वाली नेगेटिव टर्मिनल्स को शो करती है और ये वाली पॉजिटिव। फिर है बैटरी। जैसा कि हम जानते हैं बैटरी ग्रुपिंग है सेल की। अगर मैंने इसी तरह कुछ सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं बैटरी। तो ये सिंबल किसका होगा? बैटरी का। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है
एक एरो यहाँ लगा देते हैं। और एक और बात, रेजिस्टेंस को हम कैसे भी जोड़ दें, मतलब अगर इसको हायर पोटेंशियल और इसको लोअर पोटेंशियल, या इसको हायर पोटेंशियल इसको लोअर, इसमें कोई भी फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग नहीं होती। रेजिस्टेंस को दोनों एंड्स को कहीं पे भी जोड़ा जा सकता है, मतलब ये फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग पे वर्क नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल है वो है वैसे मेरी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्विच की, तो कई जगह पर स्विच को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये ओपन स्विच है और ये स्विच है। जब इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर, ये क्लोज स्विच है। आपकी बुक में इस तरह भी हो सकता है, ये ओपन स्विच है और इसके बीच में एक डॉट बना देते हैं, तो ये है क्लोज स्विच। कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल होता है दो पैरेलल लाइन पर, यहाँ सेल में क्या था कि एक लाइन बड़ी थी और एक छोटी थी। ये दोनो't पैरेलल लाइन इक्वल लेंथ की होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। ये हमारा होगा कैपेसिटर। स्विच होगा ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब करेगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा जब दो एंड्स के बीच में, ये कोई वायर है और इन दोनों एंड्स के बीच में, इस एंड पे पोटेंशियल अगर मान लीजिए VB है, यहाँ पे पोटेंशियल है VA। अगर VB और VA इक्वल नहीं है तो क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। अगर VB बराबर है VA, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, डज नॉट